बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस क्रोमेटोग्राफी सिंपल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा ट्रेडिशनल क्रोमेटोग्राफी से, या जो नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल, उससे थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जो हमारा सैंपल है जो हमने इस्तेमाल करना है, जिसकी सेपरेशन करनी है उससे कंपोनेंट्स में, वो थर्मली स्टेबल होना चाहिए। थर्मली स्टेबल मतलब हीटिंग करें ना तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए। थर्मली स्टेबल कंपाउंड हो जिसको ईज़िली वेपराइज किया जा सके, लेकिन वेपराइज करते हुए उसकी डिकम्पोजिशन नहीं होनी चाहिए। और जब वेपराइज करने के लिए उसको टेम्परेचर दिया जाएगा, फॉर एग्जांपल जब हम इसको सैंपल को इंजेक्ट करेंगे तो भी उसका टेम्परेचर ज़्यादा रखना है हमने, कॉलम के अंदर भी उसकी हीटिंग हो रही होगी, तो उस एलिवेटेड टेम्परेचर पे जो सैंपल है उसके अंदर कोई केमिकल चेंज नहीं आना चाहिए। इन शॉर्ट बात वो सैंपल वो जो थर्मली स्टेबल हो, ईजिली वेपराइज हो और एलिवेटेड टेम्परेचर पे किसी भी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व ना हो, उसको गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम लोग उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। डेवलप किया था AJP मार्टन और RLM सेंज ने 1941 में, और 1952 में नोबेल प्राइज़ मिला था इस वजह से। प्रिंसिपल इसका सिंपल क्रोमेटोग्राफी वाला ही है, क्योंकि ये भी एक क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम के अंदर स्टेशनरी फेस पैक करना है, ऊपर सैंपल लोड करना है और उसके ऊपर से मोबाइल फेस को रन करना है, तो सैंपल सेपरेट हो जाएगा। गैस क्रोमेटोग्राफी में सैंपल मिक्सचर इज इंजेक्टेड वेपराइज्ड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ कैरियर गैस मूविंग थ्रू कॉलम कंटेनिंग स्टेशनरी फेस सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। किस बेस पे सेपरेशन, के सैंपल की स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन कितनी है और मोबाइल फेस के साथ कितनी है। जिस कंपोनेंट की मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, अफिनिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जल्दी कॉलम में मूव करते हैं, और जिसकी स्टेशनरी फेस से ज़्यादा होगी, तो स्टेशनरी फेस के साथ बॉन्ड बना होगा तो मोबाइल फेस तो चला जाएगा मोबाइल फेस वाले। ये स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन वाले कम स्पीड से मूव करेंगे, और आगे डिटेक्टर होगा जिसको डिटेक्ट कर लेगा। 3 फैक्टर्स याद करने हैं जो सेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। 2 तो कंपोनेंट से रिलेटेड है ना, जो सैंपल है। एक तो उनमें बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंसेस, दूसरा पोलैरिटी के डिफरेंसेस, तीसरा पॉइंट है कॉलम से रिलेटेड। कॉलम की 4 चीज़ें कांस्टेंट मेंटेन करनी है। पहला टेम्परेचर, दूसरा पोलैरिटी, तीसरा फ्लो रेट और चौथा लेंथ। इन 4 चीज़ों को कांस्टेंट रखना है। सैंपल यहाँ पे लेना है जो वॉलेटाइल कंपाउंड हो। मैंने पहले भी बताया सैंपल कैसा होना चाहिए, थर्मली स्टेबल हो, इजीली वेपराइज हो और एलिवेटेड टेम्परेचर पे किसी भी केमिकल चेंज में इन्वॉल्व ना हो। फिर आती है कॉलम। यहाँ पे क्योंकि हमारा मोबाइल फेस गैस है, तो सेपरेशन होनी ही इस बेस पे है कि उसकी एफिनिटी सैंपल की मोबाइल फेस के साथ स्टेशनरी फेस के साथ कितनी है, तो हमें लॉन्ग कॉलम इस्तेमाल करनी होगी। लेकिन इंस्ट्रूमेंट का साइज़ छोटा सा है, तो हम कॉलम कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम अपनी लॉन्ग कॉलम को कॉइल करके रख देंगे अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यानी लपेट देंगे, बल दे के रख देंगे, ऐसे लपेट के रख देंगे ताकि जो है ना वो सेपरेशन अच्छी हो जाए। तो कॉलम को कॉइल करके रखना है। 2 तरह की कॉलम्स हैं, पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम। छोटा सा फ़र्क है, पैक्ड में ग्लास और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, 1 से 3 मीटर लॉन्ग होती है, 2 से 4 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर। कैपिलरी कॉलम क्वार्ट्स फ्यूज़ क्वार्ट्स की बनी होती है, 10 से 100 मीटर लॉन्ग होती है और 0.1 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर है। दोनों में फ़र्क ही है कि ये सिर्फ 1 to 3 मीटर लॉन्ग है, लेकिन ये 10 से 100 मीटर लॉन्ग हो सकती है। तो 10 से 100 मीटर लॉन्ग एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में रखना है, तो कैसे रखेंगे, डेफिनेटली उसको कॉइल करके ही रखेंगे। और इंटरनल डायमीटर का फ़र्क है दोनों में, ये 2 से 4 मिलीमीटर है इंटरनल डायमीटर, इसका 0.1 से 1 मिलीमीटर है। अब कैपिलरी कॉलम की और टाइप्स हैं इसके इंटरनल डायमीटर के लिहाज से। 0.1 से 1 मिलीमीटर इसका इंटरनल डायमीटर है, तो 0.1 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर वाली कॉलम को हम लोग कहते हैं नैरो बोर कैपिलरी कॉलम। 0.18 से 0.32 वाली को कन्वेंशनल बोलते हैं। ये 3 केसेस में आते हैं। 0.1 मिलीमीटर वाली को हम कहते हैं नैरो बोर कैपिलरी कॉलम। 0.18 से 0.32 वाली को कहते हैं कन्वेंशनल कैपिलरी कॉलम। और 0.5 मिलीमीटर से जिसका ज़्यादा हो, 0.5 मिलीमीटर से ज़्यादा इंटरनल डायमीटर वाली को वाइड बोर कैपिलरी कॉलम बोलते हैं। इसके अलावा इसकी 2 टाइप्स और हैं, एक तो वॉल कॉटेड कैपिलरी कॉलम, एक सॉलिड सपोर्ट कैपिलरी कॉलम। वॉल कॉटेड कैपिलरी कॉलम में क्या है कि जो कॉलम की इनर सरफेस है उस पर लिक्विड स्टेशनरी फेस अप्लाई करना है, लिक्विड स्टेशनरी फेस की कोटिंग करनी है। और सॉलिड सपोर्ट कैपिलरी कॉलम में पहले जो सॉलिड सपोर्ट है वो अप्लाई करनी है वॉल, इनर वॉल पे, और फिर उसके ऊपर लिक्विड अप्लाई करना है। इस तरह उस कॉलम की पैकिंग करनी है।
जो नैरो बोर कैपिलरी कॉलम इंटरनल डायमीटर 0.1 मिलीमीटर, कन्वेंशनल का 0.18 से 0.32, वाइड बोर का ग्रेटर देन 0.5 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर। वॉल कोटेड में लिक्विड स्टेशनरी फेस से कोटिंग करनी है इनर वॉल्स की। सॉलिड सपोर्ट में पहले सॉलिड सपोर्ट अप्लाई करनी है थिन लेयर, फिर उसके ऊपर स्टेशनरी फेस कोट करना है जो एब्जॉर्ब करे। फिर इस कॉलम को रखना है एक चैम्बर में जिसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करना है, जिसी में 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। अब ये कैपिलरी कॉलम है, इसके अंदर स्टेशनरी फेस जो है इसकी इनर वॉल्स पे कोटिंग करनी होती है। यहाँ पे सिलिका, ग्रीस, वैक्स और एलुमिना जो कि हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकते हैं, वो सारे स्टेशनरी फेस इस्तेमाल होते हैं। मोबाइल फेस सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, क्योंकि उसके लिए शर्त है कि मोबाइल फेस का इनर्ट होना यानी अनरिएक्टिव होना ज़रूरी है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गोन, इन चारों में से कोई भी मोबाइल फेस इस्तेमाल हो सकता है। इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफ। सबसे पहले मोबाइल फेस का सिलेंडर होगा जिसमें से हमने मोबाइल फेस जो है वो अपने सिस्टम में इस्तेमाल करना है। मोबाइल फेस कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आर्गोन। इस केस में हम हाइड्रोजन ले लेते हैं। फिर आगे पड़ी होगी मॉलिक्यूलर सीप। ये अनवांटेड हाइड्रोकार्बन्स को, वाटर वेपर्स को और ऑक्सीजन को आगे नहीं जाने देगी। बाकी जो हमारा मोबाइल फेस है वो आगे चला जाएगा। ये इसलिए ताकि जो चीज़ों को ये रोक रही है वो टेस्ट सैंपल के साथ एनालिसिस में इंटरेक्ट ना करें, इसलिए इसको रखा हुआ है यहाँ पे। फिर आगे जो है यहाँ पे सैंपल इंजेक्टर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी कॉलम। कॉलम में वही स्टेशनरी फेस पैक है, फिर आगे डिटेक्टर और फिर आगे है रिकॉर्डर सिस्टम। वर्किंग क्या है, सबसे पहले तो है कि मोबाइल फेस ने जो है वो सिलेंडर में से या मोबाइल फेस रिजर्वर में से मूव करना है, मॉलिक्यूलर सीप में से पास करेगा और आगे आएगा। यहाँ प्रेजेंट है सेप्टम। सेप्टम क्या है, ये सैंपल की इंजेक्शन करवाता है। सैंपल कौन सा लेना है, सैंपल जो भी लेना है उसको पहले अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट में मिक्स करना है, जैसे कि हेप्टेन में, एसीटोन में या मेथनॉल में। इसमें मिक्स किया, फिर उसको इंजेक्ट करना है। इंजेक्शन रीजन जहाँ से सैंपल इंजेक्ट करना है उसका टेम्परेचर कॉलम के टेम्परेचर से ज़्यादा रखना है। कितना ज़्यादा रखना है, 20 से 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रखना है। इससे क्या होगा, सैंपल की रैपिड वोलेटिलाइजेशन होगी और सेपरेशन आसानी से हो जाएगी। ये वही सिंपल कॉलम है जो पैक हुई हुई है। कैसे पैक हुई है पहले डिस्कस कर लिया। आगे ये चैम्बर है, यहाँ से कॉलम आगे जाएगी डिटेक्टर में और रिकॉर्डर सिस्टम में। यहाँ डिटेक्टर डिस्कस करते हैं, फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर। फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर में ये 2 सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, एक हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का। यहाँ देखते हैं उसकी वर्किंग। ये तो सिंपल सी बात है ना कि सेपरेशन क्यों हुई। ये सैंपल लोड किया, ऊपर से मोबाइल फेस दिया कॉलम के अंदर, तो जिनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी उनकी इंटरेक्शन मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा थी, वो जल्दी मूव करेंगे। जिनकी वोलेटिलिटी कम थी वो स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन शो करेंगे और वो कम स्पीड से मूव करेंगे। अब फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर क्या करता है, इसमें ना 3 पाथवेज होते हैं। ये पहला नीचे से इनलेट है, इसमें से जो कॉलम में से मटेरियल आ रहा है ना, कैरियर गैस है, एफ्लुएंट जैसे हम कहते हैं, उसमें कैरियर गैस होगी और सैंपल के मॉलिक्यूल होंगे, वो इस पाथ से अंदर एंटर होंगे। दूसरा हाइड्रोजन सिलेंडर होगा, तीसरा ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। हाइड्रोजन सिलेंडर हाइड्रोजन को देगा और ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन को देगा। आगे प्रेजेंट होगा इग्नाइटर। इग्नाइटर का काम क्या है, उसने इग्निशन करानी है। वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेगा और एक फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। जब सैंपल इस फ्लेम के अंदर आएगा तो उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिव आयंस में टूटेगा। फ्लेम के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोड्स पड़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। तो आइंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव आइंस कैथोड की तरफ। और इन आइंस की मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक करंट एम्पलीफायर के पास जाएगा। एम्पलीफायर छोटे सिग्नल को और बड़े सिग्नल, सारे सिग्नल्स को मॉडिफाई करेगा, एम्पलीफाई करेगा कि ताकि छोटा सिग्नल भी जो है वो डिटेक्ट हो सके और आगे रिकॉर्डर सिस्टम में भेजेगा। रिकॉर्डर सिस्टम डाटा को मैनिपुलेट करेगा और ग्राफ शो करेगा, ठीक है, जिसे गैस क्रोमेटोग्राफ बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन को ये क्रोमेटोग्राम देगा हमें। तो क्रोमेटोग्राम जो मिलनी है वो मिलेगी इंटेंसिटी वर्सेस रिटेंशन टाइम के। यहाँ पे हुआ क्या है कि सेपरेशन क्या है, इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, इस बेसिस पे सेपरेशन होनी है। इग्नाइटर ने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया ताकि फ्लेम प्रोड्यूस हो, उसमें सैंपल आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूवमेंट होगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा करंट की फॉर्म में, जो एम्पलीफाई होंगे और कंप्यूटर ने डिस्प्ले करेगा। जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा वो आइंस की कंसनट्रेशन के यानी सैंपल की कंसनट्रेशन के बराबर होगा।
जितने आइंस होंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा और उतनी जो सैंपल की है वो कंसनट्रेशन प्रेजेंट होगी। ये करंट है, ये रिटेंशन टाइम, ये हमें एक पीक मिल गई सैंपल को डिटेक्ट करने पे। पीक के अंदर जितना भी एरिया होगा वो बताएगा कि सैंपल की कितनी कंसनट्रेशन प्रेजेंट है। तो एरिया अंडर द पीक प्रोपोर्शनल है कंसनट्रेशन के। अब अननोन की डिटेक्शन करनी है, उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए, वो चाहे लिटरेचर से ले लो, जो रिकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा पड़ा हुआ है केमिस्ट ने दिया हुआ है वहाँ से ले लो, या अगर एक लैब में एनालिसिस हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स रन करो। पहले स्टैंडर्ड्स की क्रोमेटोग्राफी की जाएगी और उनकी जो पीक्स हैं वो देखी जाएंगी किसकी पीक कहाँ आ रही है। फॉर एग्जांपल मैथनॉल को रन किया 5 मिनट पे पीक मिली, एसीटोन को रन किया 3 मिनट पे पीक मिली। फिर उसके बाद सैंपल जो टेस्ट सैंपल है उसकी डिटेक्शन करेंगे। 3 मिनट पे पीक नहीं मिली मतलब एसीटोन नहीं है, 5 पे मिली मतलब मैथनॉल प्रेजेंट है, 6 पे मिली है लेकिन क्या है पता नहीं क्योंकि इसका स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर देख लिया। दूसरा डिटेक्टर है फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर। इसमें फ़र्क कितना है, सेम वही है, बस ना यहाँ से सैंपल आएगा, फ्यूल ऑक्सीडेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे एटमाइज़र और नेबुलाइज़र है। वही एटम को जो है वो नेबुलाइज करेंगे, एटम की एटमाइज़र उसको एटम्स में चेंज करेगा। यहाँ पे फ्लेम इस्तेमाल होगा, फ्लेम एटमाइज़र, इसलिए इसको फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर कहते हैं। इसमें पीएमटी इस्तेमाल होनी है, स्पेसिफिकली पीएमटी फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब को इस्तेमाल करना है। तो फ्लेम में एटम क्या होगा, वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और फिर रेडिएशन जब रिलीज़ करेगा वो आगे लेंस और फिल्टर में से पास करके फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब तक जाएगी। फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब डिटेक्टर है, ठीक है, वो इसको एम्पलीफाई करेगा और आगे स्पेशल डिटेक्शन सिस्टम जिसमें रिकॉर्डर है उसको दे देगा जो हमें ग्राफ दे देगा। ये जो डिटेक्टर है ना फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर, ये उन सैंपल्स के लिए जिनमें सल्फ़र या फॉस्फोरस प्रेजेंट हो, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली इन 2 एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए बनाया गया। जस्ट यही बातें इंग्लिश में लिख देनी है 2-4 लाइनें। दूसरा डिटेक्टर है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना है, ठीक है। इसमें भी वही केस है, नीचे से इनलेट में सैंपल और नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसमें मोबाइल फेस के तौर पे। तो सैंपल और नाइट्रोजन गैस जब कॉलम में से मूव करेगी उस डिटेक्टर के अंदर आएगी। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमने ना एक रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया हुआ है, प्लैटिनम की वायर है, उसके ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल की कोटिंग की हुई है। रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा लिया है यहाँ पे, निकल 63। क्यों, क्योंकि वो बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स इसमें प्रेजेंट हैं, एक जिसकी तरफ नेगेटिव आइंस मूव करते हैं, दूसरा जिसकी तरफ पॉजिटिव आइंस मूव करेंगे, और यहाँ से हमारा जो एफ्लुएंट है वो वापस वेस्ट में बाहर मिल जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है ना, इसने बीटा पार्टिकल्स को रिलीज़ करना है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना है। जब खाली मोबाइल फेस यानी नाइट्रोजन गैस इसके अंदर मूव करेगी तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो गैस आयोनाइज हो जाएगी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और पॉजिटिव नाइट्रोजन आइंस जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड को हम यहाँ पे कहेंगे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर, जिसके नीचे सेंसर लगा हुआ है जो उसको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को सेंस करेगा। और इस तरफ जो पॉजिटिव नाइट्रोजन आइंस है वो इधर कैथोड की तरफ मूव करेंगे। नाइट्रोजन आइंस जब इधर कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ आकर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ के नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जब इधर मूव करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को सेंसर सेंस करेगा और करंट जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से उसको मेजर कर लेगा। तो जब सैंपल इसके अंदर मूव नहीं कर रहा तब हमें पता होगा कि कितना करंट यहाँ पे मूव कर रहा है। जब सैंपल यहाँ पे मूव करेगा, सैंपल इस केस में होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या हेलोजेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेते हैं। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सैंपल के तौर पे इसके अंदर मूव करेंगे, कॉलम में से डिटेक्टर के अंदर मूव करेंगे, वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ेंगे जिसकी वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स सेंसर की तरफ यानी कलेक्टर की तरफ कम मूव करेंगे, तो करंट जो पहले प्रोड्यूस हो रहा था उसके अंदर रिडक्शन ऑब्जर्व होगी। क्यों, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स अब मूव करेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को क्योंकि सैंपल ने ऑब्जॉर्व कर लिया है, सेंसर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट में कमी देखने में मिलेगी। और उस ड्रॉप को हम कहेंगे कि जितना वो ड्रॉप ऑब्जर्व होगा वो सैंपल की कंसंट्रेशन के बराबर होगा। सिंपल रेडियोएक्टिव मटेरियल ने बीटा पार्टिकल्स को एमिट किया जो कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल फेस की आयोनाइजेशन हुई, बीटा पार्टिकल्स ने उसके साथ कोलाइड किया, नाइट्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जनरेट होगा जो कि मेजर कर लिया जाएगा और फिर सैंपल आएगा। सैंपल
इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और करंट में रिडक्शन ऑब्जर्व होगी इलेक्ट्रोड्स पर, और उस रिडक्शन को मेजर कर लिया जाएगा और सैंपल की कंसंट्रेशन डिटरमिन कर ली जाएगी। ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर। फिर आता है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर, इसको कैथरामीटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके अंदर चेंज देखने में मिलेगा, उस चेंज को मेजर करेगा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है? स्मॉल लीड है जो मेटल के ऑक्साइड्स की बनी हुई है। कैरियर गैस हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन कोई भी इस्तेमाल हो सकती है, जो हमारे जीसी में इस्तेमाल हो सकती है वो गैसेस, ये उसका डिटेक्टर है, तो हम ये तीनों गैसेस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइड्रोजन का बस एक नुकसान ये है कि वो डेंजरस है, हीलियम महंगी है और नाइट्रोजन में सेंसिटिविटी कम हो जाती है, लेकिन इस्तेमाल तीनों हो सकती हैं, कोई भी कर लो। अब इसमें हमने 2 पेयर लेने हैं थर्मिस्टर के, एक ये पेयर है थर्मिस्टर का, एक ये पेयर है थर्मिस्टर का, तो 2 हमने सेम पेयर लेने हैं थर्मिस्टर के जो कि वेटस्टोन ब्रिज सर्किट से आ रहे होंगे। ठीक है, ये पेयर भी ब्रिज सर्किट से आ रहा है और ये पेयर भी ब्रिज सर्किट से आ रहा है। जब प्योर गैस, जो भी हमारा मोबाइल फेज है, तो चाहे हाइड्रोजन है, चाहे हीलियम है, चाहे नाइट्रोजन है, जब हमारा प्योर कैरियर गैस इसके अंदर मूव करेगी, गैस के मूव जब इन पेयर्स में मूव करेगी, एक इधर से मूव करेगी, एक इधर से मूव करेगी, तो दोनों जो थर्मिस्टर्स हैं इनकी कूलिंग सेम टेम्परेचर पे होगी, थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब एक तरफ से प्योर गैस मूव करेगी और दूसरी तरफ से कैरियर गैस मूव करेगी, कैरियर गैस प्लस एफ्लुएंट, यानी जो कॉलम में से हमारी कैरियर गैस और सैंपल आ रहा है वो इसमें से मूव करेगा, तो इन दोनों थर्मिस्टर के पेयर्स की कूलिंग में फ़र्क आएगा। ठीक है, व्हेन मिक्सचर ऑफ कैरियर गैस एंड एफ्लुएंट passes over one pair and द प्योर गैस फ्रॉम द अदर पेयर तो ब्रिज अनबैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों थर्मिस्टर के पेयर्स की कूलिंग अनइक्वल होगी। उस इम्बैलेंस को आगे रिकॉर्डर में भेजेंगे जो उसको रिकॉर्ड कर लेगा और क्रोमेटोग्राम बनाएगा। ये जो इम्बैलेंस है यही थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज है और इसी की मदद से सैंपल की कंसनट्रेशन देख ली जाएगी। जितना इम्बैलेंस होगा उतनी जो हमारे सैंपल की कंसनट्रेशन है वो प्रेजेंट होगी। और इसमें पूछे हुए हैं मल्टी कॉलम्स मतलब 2 कॉलम्स, ज़्यादा कॉलम्स। स्प्लिट इंजेक्टर का काम क्या है? उसने सैंपल को इंजेक्ट किया, जो सैंपल इंजेक्शन के लिए जितनी मिकदार चाहिए थी वो कॉलम में भेज दी, बाकी वेस्ट में चला गया। तो स्प्लिट सैंपल इंजेक्टर ने सैंपल को इंजेक्ट किया, स्प्लिट वाल्व ने जितना कॉलम में सैंपल लोड करना था कर दिया, बाकी वेस्ट में भेज दिया, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं इंजेक्टेड पोर्शन और वेस्ट पोर्शन। अब मल्टी कॉलम सिस्टम में क्या होता है? इनिशियल सेपरेशन होती है, जो रियल कॉलम है ना जिसमें सेपरेशन होनी है उससे पहले एक और कॉलम लगा देते हैं। उस कॉलम में क्या होगा? इनिशियल सेपरेशन होगी। इस कॉलम को कहते हैं प्राइमरी कॉलम। प्राइमरी कॉलम में इनिशियल सेपरेशन होगी, यानी जो सैंपल है ना उसके जितने कंपोनेंट्स हम उनमें सेपरेट हो जाएगा। फिर आएगी सेकेंडरी सेपरेशन, उसमें हर कंपोनेंट एक सेपरेट शॉर्टर कॉलम में मूव करेगा जहाँ पे उसकी मज़ीद सेपरेशन होगी, यानी हम कहेंगे कि रिफाइंड सेपरेशन हुई है। तो इन इनिशियल सेपरेशन और सेकेंडरी सेपरेशन के प्रोसेस को कॉलम की मदद से हम कहते हैं मल्टी कॉलम सिस्टम। और फिर एट द एंड क्या होगा कि जो सेपरेट मिक्सचर्स हैं, सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, ये डिटेक्टर में चले जाएंगे। चाहो तो एक डिटेक्टर रख लो और वॉल्व सिस्टम, स्विचिंग वॉल्व सिस्टम लगा दो, बारी बारी हर कंपोनेंट को डिटेक्ट कर ले। यहाँ मल्टीपल डिटेक्टर्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर बात आती है डेरिवेटाइजेशन। क्या होता है? चाहे जीसी में हो चाहे एचपीएलसी में हो, एक ही बात है। जो सैंपल है उसके केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना ताकि उसकी डिटेक्शन और सेपरेशन आसानी से हो जाए, इसको डेरिवेटाइजेशन कहते हैं। क्यों करते हैं? ताकि सैंपल की जो वोलेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, डिटेक्टेबिलिटी है और क्रोमेटोग्राफिक बिहेवियर यानी सेपरेशन का जो प्रोसीजर है उसको आसान बनाया जा सके, ये इसका पर्पज़ है। कॉमन मेथड क्या है? सिलाइलेशन कर लो, यानी एक्टिव हाइड्रोजन को सिलाइल ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल ट्राइमेथाइल सिलाइल डेरिवेटिव बन जाएंगे। अल्काइलेशन अल्काइल ग्रुप ऐड कर दो, एसाइलेशन एसाइल ग्रुप ऐड कर दो, या कायरल डेरिवेटाइजेशन कायरल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दो। डेरिवेटाइजेशन 2 तरह से हो सकती है, प्री कॉलम और पोस्ट कॉलम। प्री कॉलम कॉलम से पहले, पोस्ट कॉलम कॉलम के बाद। दोनों में करना क्या है? सैंपल को डेरिवेटाइजिंग रिएजेंट के साथ हीट करना है ताकि उनकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे से हो जाए और केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए सैंपल का। प्री कॉलम में क्या करना है? सैंपल को डेरिवेटाइजिंग रिएजेंट के साथ ट्रीट कराना है गैस क्रोमेटोग्राफ में इंजेक्ट करने से पहले, यानी कॉलम में इंजेक्ट करने से पहले सैंपल को डेरिवेटाइजिंग रिएजेंट के साथ हीट करना है। चाहे वाटर बाथ में हीट कर लो, ओवन में या हीटिंग ब्लॉक में हीट कर लो। टिपिकली 50 से 150 डिग्री सेल्सियस पे होती है ये हीटिंग। फिर सैंपल को कूल करना है और जीसी में इंजेक्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल, वही एग्जांपल सिलाइलेशन के लिए
BST-FA के साथ सैंपल को ट्रीट कराओ, हीट करो 70 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए, फिर उसको कूल करो और कॉलम में इंजेक्ट कर दो। पोस्ट कॉलम से निकलने के बाद जो थर्मल सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं ना, जो हीट सेंसिटिव होते हैं, उनको पहले सेपरेट करते हैं, फिर उनको डेरिवेटाइजिंग रीजन के साथ हीट करते हैं, उनका केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं और उनको डिटेक्ट करते हैं। तो वही बातें तो लिखी हुई हैं कि सैंपल को पहले जिसी कॉलम में इंजेक्ट करना है और कंपोनेंट में सेपरेट करना है, फिर जैसे कंपोनेंट कॉलम से निकले उसको डेरिवेटाइजिंग रीजन के साथ ट्रीट कराना है, हीट करना है और डेरिवेटाइजिंग कंपाउंड को डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल ये थर्मल सेंसिटिव कंपाउंड्स के लिए करना है, यही एग्जाम्पल है। अब पोस्ट कॉलम डेरिवेटाइजेशन कैसे करनी है? 2 तरीके से, या तो कॉलम के बाद एक सेपरेट चैम्बर बनाया जाए, हीटिंग चैम्बर, जिसमें जैसे जैसे कंपोनेंट आए उनको हीट किया जाए और आगे भेजा जाए डिटेक्टर तक, या जो ट्रांसफर लाइन कॉलम को डिटेक्टर के साथ कनेक्ट करती है उसको हीट कर दिया जाए।